अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान अमित हर्चेकर हमारे साथ हैं और इसके साथ ही हमारे साथ मुकेश अग्रवाल हैं क्रिसिल के। अमित, पहले आपके पास आना चाहेंगे आज के लिए कौन से लेवल्स और शुरुआती दबाव के बाद अगर निफ्टी थोड़ा 25-30 अंक नीचे खुलता है तो वहां पर आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, मेरे हिसाब से निफ्टी ने एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट कंफर्म किया है। इनफैक्ट जो फ्राइडे का क्लोजिंग था वो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग था। निफ्टी ने कंफर्मेशन दे दिया जब उसने 5650 के ऊपर बंद दे दिया। अभी निफ्टी एक नए ट्रेडिंग रेंज में आ चुका है और मेरे हिसाब से जो पहले का जो ट्रेडिंग रेंज था 5450 से 5650, उसमें ब्रेकआउट के बाद हम निफ्टी की ये तेज़ी जारी रख सकते हैं और हम नया ट्रेडिंग रेंज जो कि 5650 से 5750 5800 की जाने की अंदेशा है। अगर हम ओवरऑल सेक्टर की बात करें, जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर थे पहले जैसे आईटी, उसमें काफ़ी वीक वाली दिख रही है। फाइनेंशियल्स में ऑलरेडी बहुत ही रनअप आ चुका है तो हम कुछ प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। लेकिन जो ऐसा जो सेक्टर था जो कि बहुत ही बीटन डाउन था, जो कि कैपिटल गुड्स और इंफ्रा, इसमें एक बहुत ही अच्छी बाइंग एक्यूमुलेशन दिखाई दे रही है, वो भी ऊपर के लेवल की तरफ। तो मैं यही अंदेशा करता हूँ कि जब तक निफ्टी 5630 के ऊपर सस्टेन होता है, मार्केट का आउटलुक पॉजिटिव ही है और मैं निफ्टी को अराउंड 5750 से 5800 जाने का अंदेशा करता हूँ। जी, हमारे साथ मुकेश अग्रवाल भी हैं क्रिसिल से, उनसे बात करते हैं। मुकेश, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। गुड मॉर्निंग। काफी तेज और शार्प एक रनअप हमने देखा है। हालांकि सो फार हमने देखा है कि डीआईएस की तरफ से इसमें सेलिंग हुई है, लेकिन टिपिकली अगर ये रैली और एक्सटेंड होती है 5800 को अगर निफ्टी चेस करता है तो कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स, उनके मन में एक लेफ्ट आउट फीलिंग आना शुरू होगा। ऐसे में आपकी स्ट्रेटेजी क्या है इस समय? See, our strategy is that we believe that in the remaining part of the current financial year, markets will be volatile and they will continue to be event driven. Event driven I mean that कि गवर्नमेंट ने जो अभी तक पॉलिसी रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं उनको कितने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करते हैं और गोइंग फॉरवर्ड क्या क्या पॉलिसी रिफॉर्म्स गवर्नमेंट अनाउंस करती है, तो उसके ऊपर मार्केट डिपेंडेंट रहेगा। एंड अलॉन्ग विद दैट बाहर जैसे कि QE3 अनाउंस हुआ है और इवन यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने मॉनेटरी ईजिंग अनाउंस की है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन वगैरह क्या इम्पैक्ट है, उसका क्या कैश इनफ्लोज होगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स का इनफ्लो क्या होगा, उस पर मार्केट डिपेंड करेगा। बट मार्केट क्लियरली वॉलेटाइल रहेगा इस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर एंड इट विल बी क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज अनाउंस करती है और कैसे इंप्लीमेंट करती है रिफॉर्म्स को। हमारे साथ यहाँ दिल्ली स्टूडियो में जुड़े हैं PK अग्रवाल भी, पर्पल लाइन इन्वेस्टमेंट्स के। अग्रवाल साहब, जो संस्थागत खरीद बिक्री के आंकड़े हम देख रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले हफ्ते FII का जोश काफ़ी बढ़ता हुआ दिखा, लेकिन उसके मुकाबले जो घरेलू संस्थाएं हैं उनका जोश क्यों नहीं बढ़ पा रहा, या यूं कहें कि उनका जोश बढ़ा है लेकिन बिकवाली की तरफ बढ़ा है? नहीं, उसके कारण कई हो सकते हैं। उनके ऊपर रिडेम्पशन प्रेशर हो सकता है, वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, वो अपनी NAV थोड़ी सी इंप्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं बाजार के अंदर। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, आई थिंक शायद फ्राइडे को हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बाजार बहुत तेज़ी से बढ़ा है और कम्यूसरेट इम्प्रूवमेंट फंडामेंटल्स में अभी इतनी नहीं हुई है, खाली अनाउंसमेंट की वजह से ही सेंटिमेंट बदला है। तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई हर्ज नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसलिए एंट्री ले रहे हैं क्योंकि जहाँ पे वो पैसा बना रहे हैं, यानी कि उनके अपने घरेलू बाजार जैसे अमेरिका, वहाँ पे बहुत अच्छी बढ़त हुई है एंड दे आर टेकिंग पार्ट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम देयर एंड इन्वेस्टिंग इनटू इमर्जिंग मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया। जी, लेते हैं अभी एक छोटा सा ब्रेक के बाद इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है शेयर बाजार लाइव में। सोमवार की सुबह हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं मुकेश अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं क्रिसिल से, PK अग्रवाल साहब हमारे साथ दिल्ली स्टूडियोज में, और साथ ही अमित हर्चेकर हमारे साथ मौजूद हैं टेक्निकल्स पर बातचीत करने के लिए। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, पिछले हफ्ते कुछ एक स्टॉक्स जिन्होंने काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन मार्केट की रैली में दिया है और इसमें बैंकिंग स्पेस के कई स्टॉक्स हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है, बट इवन इफ वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू इंडेक्स, SBI और ICICI, इन पर आपकी सलाह क्या है? SBI पर पिछले हफ्ते ये खबर भी आई है कि बैंक ने PLR में भी कटौती की है। देखिए, SBI का चार्ट एक बहुत ही उम्दा है। अगर हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करें, वो एक ट्रायंगल में डिवेट हो रहा था, लेकिन जैसे कि उन्होंने जो स्टॉक ने 2185 का जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस था
जैसे उसने फ्राइडे को उसके ऊपर क्लोज दिया है, आउटलुक बहुत ही पॉजिटिव हुआ है। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम एसबीआई की तरफ देख सकते हैं वो अराउंड 2280 से 2300 लेवल्स, वहाँ पे हम कुछ प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। बट ओवरऑल एसबीआई जब तक 2150 के ऊपर सस्टेन करता है, मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई कमजोरी के निशान दिखाई दे रहे हैं। दूसरा आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो एक 1050 से 1060 एक रेजिस्टेंस बैंड था, उसके ऊपर वो कन्विंसिंगली ट्रेड कर रहा है और एक बहुत ही अच्छा असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट दे रहा है, जिसका कि सपोर्ट लेवल्स अराउंड 980 लेवल्स पे बनता है। तो मेरे हिसाब से कोई भी डिप्स आईसीआईसीआई बैंक पे बनती है तो उस पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, अनलेस ये डिप इतनी एक्सटेंड हो जाती है कि जो 980 का जो ब्रेकआउट लेवल्स है वो निगेट करता है। तो मैं ये अभी भी यही देखता हूँ कि बैंक निफ्टी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग अराउंड 11,500 11,600 से आ सकती है। बट अगर हम मोमेंटम की बात करें, स्टेट बैंक में अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि रादर देन एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक में हम यहाँ से बहुत ही अच्छी उछाल देख सकते हैं। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे जो रूपी सेंसिटिव स्पेस है उस पर आपकी रणनीति फिलहाल क्या है? बिकॉज जिस तरह का पुल बैक रुपए ने दिया है और खासकर फ्राइडे के सेशन में 90 से ज्यादा पैसे की मजबूती, अब यहाँ पर फिर से एक बार जो लोग हेज करके बैठे उनके लिए थोड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगी। बट नेवरदलेस अगर एफआई फ्लो आते हैं तो और मजबूती एक्सटेंड हो सकती है। आप रूपी सेंसिटिव स्पेस पर क्या करेंगे? See, our call is कि we expect the rupee to be around 53 rupees to a dollar by March end. But with the recent announcements made by the government, so the positive biasness or we can expect to be further strengthening from our current call of around 53 rupees. So जो export oriented sector हैं जैसे IT and pharma, we expect those sectors to do well because अगर इस बार आप साल भर का जो average rupee to a dollar देखेंगे, we expect that to be around 55 average for the whole year, current financial year. So overall, I think these two sectors की revenue growth वगैरह, profit margins वगैरह stable रहेंगे. That should be good in the current year. So these two sectors which we believe IT and pharma export oriented sectors should do well in the current year. अग्रवाल साहब, अभी हम लोग बात कर रहे थे एफआई और डीआई के निवेश की, लेकिन आपने कहा कि शायद घरेलू संस्थाओं के पास रिडेम्पशन का भी दबाव हो, मुनाफा वसूली भी कर रहे हो, लेकिन उनकी मुनाफा वसूली किस तरह से चल रही है ये हम लगातार देख रहे हैं। वो 5,000 पे भी मुनाफा वसूली कर रहे थे और 5700-5600 पे भी मुनाफा वसूली का ही उनका रुझान है। कहीं ना कहीं उनकी सप्लाई देने की क्षमता जो है वो सीमित हो जाएगी, लेकिन क्या उसके मुकाबले आपको एफआई की एपेटाइट लगती है कि उतनी जल्दी खत्म हो पाएगी? दोनों में से पहले कौन थकेगा? It's anybody's guess, but certainly अगर जिस तरह का माहौल बन रहा है उसमें एफआईआई की जो डिमांड है वो अगर और बढ़ती है तो फिर मुझे लगता है कि डीआईआई भी अपना हाथ खींचेंगे और वो भी इतनी आसानी से सप्लाई देना शुरू नहीं करेंगे और या कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो होपफुली लेट अस सी, एंड अगर वो ऐसा होगा तभी जाके बाजार और इसके आगे ऊपर जाएगा, बिकॉज एज आई सेड मार्केट हैज रन अप टू फास्ट फॉर द कंफर्ट। जी, इसके अलावा उन स्टॉक्स पर भी नज़र रखनी पड़ेगी जो जिनके पोर्टफोलियो में इंश्योरेंस कंपनीज हैं या फिर इंश्योरेंस के ऑपरेशंस हैं और साथ ही म्यूचुअल फंड के ऑपरेशंस हैं, क्योंकि जो राजीव गांधी इक्विटी स्कीम में पिछले हफ्ते जो एडिशंस हुए हैं उसके मुताबिक अब म्यूचुअल फंड्स भी इसमें शामिल किए गए हैं। और इनफैक्ट पिछले हफ्ते हमने देखा भी स्टॉक्स लाइक रिलायंस कैपिटल, इसमें अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। इस हफ्ते इंश्योरेंस में एफडीआई बढ़ने की उम्मीद है। इसके मद्देनज़र अमित, ये जो पूरा स्पेस है जिसमें बजाज फिनसर्व है या फिर रिलायंस कैपिटल है, इस तरह के काउंटर्स पर आपकी रणनीति क्या है फिलहाल? अमित, चलिए शायद उनसे संपर्क टूट गया। मुकेश, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पर? नहीं, आई थिंक ओवरऑल अगर उनका जो अगर एफडीआई बढ़ा देंगे इनमें इंश्योरेंस सेक्टर्स में और बाकी सेक्टर्स हो, या जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में अलाउ किया है राजीव गांधी जो स्कीम है, तो उनके कारण आई थिंक म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लो बढ़ेगा। और ओवरऑल भी अगर देखेंगे मार्केट्स आर डूइंग वेल, मार्केट्स में मोमेंटम चालू रहेगा, तो म्यूचुअल फंड्स का जो इक्विटी इनफ्लो है दैट विल कंटिन्यू टू बी गुड। सो ओवरऑल कंपनीज विच होल्ड दिस, विच है म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज, उनके लिए अच्छा ही रहेगा, उनका भविष्य शुड बी गुड गोइंग फॉरवर्ड। तो उनमें निवेशी और इंटरेस्ट रहेगा, स्टॉक इन्वेस्ट रहेगा उसमें। अमित, इस वक्त आईटी में आपका ये रणनीति क्या बन रही है? वहाँ पर हमने देखा कि रुपए की कमजोरी के चलते थोड़ा सा दबाव रहा, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस रहा, लेकिन आगे क्या लगता है आपको? देखिए, आईटी सेक्टर चार्ट्स पे तो क्लियरली विजिबल है कि वो पिक आउट हो चुका है। इसका ये अंदेशा यही है, जैसे हमने इन्फोसिस में देखा था
कि अराउंड 2850 से 2860 की जो फॉलिंग गैप थी वो फिल नहीं कर पाया, और उसी के कारण हमने CNXIT में 3-4 दिन पहले एक बड़ा ब्लैक कैंडल दिखाई दिया है। मेरा व्यू अभी भी IT पे नेगेटिव बना हुआ है। HCL टेक में इस लेवल पे फिर भी इक्वाली कर सकते हैं। TCS की बात करें, स्टॉक में ऑलरेडी 15% का करेक्शन लास्ट 4-5 दिन में हो चुका है, और अभी भी स्टॉक अभी भी चार्ट्स पे बहुत ही वीक दिखाई दे रहा है। तो अभी भी TCS इस लेवल पे शॉर्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स TCS का बनता है वो अराउंड 1220 से 1230 जोन पे बनता है। तो इस लेवल पे शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं 1340 के स्टॉप लॉस से। और मैं यही देखता हूँ कि अगर इंडियन मार्केट्स को आउट परफॉर्मेंस करना है तो ये जो सेक्टर जो पहले डिफेंसिव प्ले कर रहा था वो एक अंडर परफॉर्म करेगा, और यहाँ से CNXIT में इजीली आपको 4 से 5%, 4 to 5% का डिक्लाइन हम आगे जाके देख सकते हैं। चलिए अभी ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। जी मुकेश, आप इस समय सबसे ज़्यादा आपकी जो बाइंग लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो डिस्पाइट द रन अप? हमारे ख्याल से ओवरऑल वी बिलीव दैट कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं जैसे कि IT एंड फार्मा, दिस आर द 2 सेक्टर्स विच शुड डू वेल। एंड अगर जो पॉलिसी रिफॉर्म्स अभी आ रहे हैं जैसे कि अभी और आने वाले हैं, तो उसमें मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर शुड डू वेल बिकॉज देयर आर क्वाइट अ फ्यू स्टॉक्स विच आर beaten down. So we believe there is a good opportunity for this sector also to do well going forward. Infrastructure sector would be a good sector to watch out. अग्रवाल साहब, IT क्षेत्र की अभी हम लोग बात कर रहे थे, रुपए का असर जैसा सौम्या कह रहे थे कि शायद रुपए और अभी मजबूत हो, तो जाहिर तौर पे IT क्षेत्र के लिए थोड़ा दबाव रह सकता है। लेकिन विप्रो के बारे में खास खबर यह है कि ये एक इंडियन एयरफोर्स की डील से मिल सकती है, IAF की डील मिल सकती है, 960 करोड़ रुपए के आसपास की शायद ये डील हो। अभी संभावना है कि ये इस डील को जीतने के बेहद करीब है। तो क्या विप्रो में इस वक्त कुछ खास हलचल आपको लगती है? देखिए राजीव, सबसे पहले तो ओवरऑल सेक्टर को देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि IT क्षेत्र ने अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है ऑलरेडी पास्ट में, जब उसकी ज़रूरत थी परफॉर्म करने की उसने किया है। बाजार को और इंडेक्स को दोनों को उसने सहारा दिया है। अब लेकिन सिचुएशन ये है, फंडामेंटली अगर आप बात करें, अगर रुपया मजबूत होता है तो उनके मार्जिन पे प्रेशर पड़ेगा। टेक्निकली चार्ट पे अगर देखें तो दे हैड अ वेरी गुड रन अप, सो दे आर अंडर करेक्शन फेज इफ नॉट द डाउन टर्न। तो दोनों नज़रिए से इस वक्त वो इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं है। अब स्पेसिफिकली विप्रो के अंदर या और किसी कंपनी के अंदर सिचुएशन बन सकती है कि जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो कंपनियां अब US पे और यूरोप को छोड़ के भारत के ऊपर फोकस कर रही हैं, जैसे TCS है और विप्रो है, वो यहाँ पे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कोशिश कर रही हैं, वो सर्टनली बेहतर रहेंगी उन कंपनियों से जो अभी भी 50 से 60% या उससे भी ज़्यादा भारत के बाज़ारों को छोड़ के दूसरे बाज़ारों पर निर्भर हैं। तो येस, TCS एंड विप्रो टू सम एक्सटेंट ऑन अ रिलेटिव बेसिस आर बेटर देन इन्फोसिस एंड HCL। जी, इस बीच और भी कई सेक्टर्स हैं जिस पर नजर रखनी पड़ेगी। एक तो खबर यह भी है कि मारुति सुजुकी से इंडिकेशन ये मिला है कि 20 अक्टूबर तक जो उनका मनेसर प्लांट है उसका फुल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। यानी जो इस समय पार्शियल कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही है कंपनी, उसकी जगह पूरा उत्पादन तब से शुरू हो जाएगा। साथ ही और एक खबर जो आई है राजीव, वो ये भी है कि रेल मंत्रालय ने आज एक बैठक बुलाई है जिसमें हाईवे अथॉरिटीज़ जो हैं उनको बुलाया गया है और साथ ही ऑब्वियसली रेलवेज़ की अथॉरिटीज़ को भी बुलाया गया है। इससे देखना होगा, अगर इससे कोई पॉजिटिव संकेत निकल कर आता है तो इसका इम्पैक्ट एक तरफ जो कोच बिल्डर्स हैं उन पर देखने को मिल सकता है, दूसरी तरफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस से जुड़ी कंपनीज हैं, स्पेशली जिनका रोड कंस्ट्रक्शन का पोर्टफोलियो अच्छा खासा है, उस पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये एक ऐसी खबर है जिस पर नज़र रखनी होगी। मुकेश, ओवरऑल आपका व्यू इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस पर क्या है? बिकॉज इट सीम्स दैट गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट रिफॉर्म्स, तो कहीं ना कहीं दे विल हैव टू फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल। See, if you look at for the country to increase its GDP growth, I think long-term investments in infrastructure is needed. And if the government continues with its policy reforms and comes out with some reforms related to infrastructure sector, so definitely infrastructure sector जो है that should get a boost and the prices should move up. As such, in last couple of years, this sector has underperformed the markets as such. So I think overall अगर policy reforms government कुछ announce करती है तो this sector should definitely do very well going forward. मुकेश, इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में बहुत फैला हुआ शब्द है, तो कुछ खास पॉकेट्स आप देख रहे हैं जहां पर आपको ज़्यादा बढ़त मिलेगी या फिर
पूरी तरह से आपको लगता है कि ये अक्रॉस द बोर्ड होगा? No, should be across the board. If you look at infrastructure में construction, roads और capital equipment, so जैसे capital equipment में देखेंगे last year in financial year 12, the order inflow was down by 24% as compared to financial year 11. But इस साल देखेंगे first quarter of current year, the order inflow in equipment companies has gone up as compared to first quarter of last year. तो I think across the board होना चाहिए. It will be mainly dependent कि government क्या policy reforms announce करती है. Some of the policy reforms which the government needs to focus on are जैसे कि land acquisition, mining rights, fuel availability, GST implementation. ये सब policy reforms जैसे जैसे announce करेगी, I think infrastructure sector के लिए काफ़ी अच्छा माहौल रहेगा going forward. जी चलिए, शुक्रिया मुकेश हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। हमारे साथ अमित भी बने हुए। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद SBI के कुछ फंड्स के बारे में बातचीत करेंगे। लौटते हैं ब्रेक के बाद।